दोस्तों, मैं अगर आपसे कहूँ कि हमारे घर में ऐसी चीज़ उपलब्ध है जो महंगे से महंगे फलों से भी ज़्यादा लाभकारी भी है, आपकी सब्जियों से भी ज़्यादा गुणकारी है। ऐसे दो चीज़ें हैं जो आपको फल और सब्जियों से ज़्यादा लाभ देती है। फल और सब्जियाँ अगर आप नियमित रूप से खाते हैं तब भी आप बीमार पड़ जाएंगे, लेकिन अगर आप फल और सब्जियों के साथ इन दो चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हैं तो बड़े से बड़ी बीमारी भी आपसे दूर रहेगी, आपको छू भी नहीं पाएगी। मित्रों, आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसी कहानी के माध्यम से दो चीज़ें के बारे में बताने वाला हूं, जिनको अगर आप नियमित रूप से सेवन कर लेते हैं, इनका इस्तेमाल अगर आप नियमित रूप से शुरू कर देते हैं तो उससे आपको इतने फ़ायदे मिलेंगे जितने कि आपको कोई भी चीज़ नहीं दे पाएंगे। और ये दो चीज़ें आपके घर पर ही आसानी से मिल जाएगी और फ़ायदे में ये अव्वल रहेगी। इसके फ़ायदे इतने ज़्यादा होंगे कि मानो आपकी उम्र रुक सी जाएगी, आप उम्र से ज़्यादा जवान दिखाई देंगे, आप लंबे समय तक स्वस्थ और जवान बने रहेंगे। अगर आप रोज़ाना अच्छे और ताज़ा फल खाते हैं और अच्छा आहार नियमित रूप से लेते हैं तब भी आप बीमारियों से और शारीरिक कमजोरियों से, हानियों से नहीं बच पाएंगे। लेकिन अगर आप इन दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन अपने समस्त जीवन की तरफ आप आगे बढ़ जाएंगे और कई सारी बीमारियों और शारीरिक हानियों से बच जाएंगे। एक बार एक बौद्ध भिक्षु एक नगर में स्वास्थ्य के विषय पर प्रवचन दे रहे थे। वो लोगों से कह रहे थे कि जैसे इंसान तरक्की कर रहा है, डिजिटल एरा में आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे उसके खान पीन का भी जो आदतें हैं, उसका जो खाना पीना है वो बिल्कुल ख़राब होता जा रहा है। आज से ज़्यादा पुराने समय की बात नहीं है। अगर हम आज से 20 साल पहले की बात करें तो उस समय जो चीज़ें हम छूते भी नहीं थे, जिनको हम जानते भी नहीं थे, आज वो सब चीज़ें आम हो चुकी है। आजकल जो हम खाना पीना खाते हैं वो हम कम से कम 30 से 60 दिन पुराना खाते हैं और कभी कभी तो उससे भी ज़्यादा पुराना होता है। और यही वजह है कि इस तरह के खाना को खाने से ना तो हमारे अंदर एनर्जी आती है और ना हमारे अंदर न्यूट्रिएंट्स मिलता है। और ऐसी चीज़ों को खाने से हमें नुकसान ये होता है कि हमारे अंदर बहुत ही जल्दी बुढ़ापा, मोटापा और डायबिटीज जैसी बीमारियां पैदा होने लगती है। उन बौद्ध भिक्षु की ऐसी बातें सुनकर उस सभा में एक युवक खड़ा होता है और उन गुरु को प्रणाम करते हुए बोलता है, हे गुरुवर, आप कह रहे हैं कि ऐसी चीज़ों को खाने से हम बीमार पड़ते हैं, तो अब इस ज़माने को तो हम नहीं बदल सकते हैं। हम चाहकर भी बिल्कुल 100% शुद्ध चीज़ें प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आजकल तो फल और सब्जियां भी शुद्ध प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि आजकल पैदावार बढ़ाने के लिए इनमें इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इन सब को पकाने के लिए कई तरीके के केमिकल का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में हमें तो शुद्ध सब्जियां और फल भी प्राप्त नहीं हो सकते। तो ऐसे में इनका क्या उपाय है? उस युवक की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद वो बौद्ध भिक्षु उस युवक को और उस सभा में बैठे सभी लोगों को इसका जवाब देते हुए कहते हैं, आजकल के ज़माने में शुद्ध फल और सब्जियों का मिलना बहुत कठिन है और ये भी संभव नहीं है कि आप सभी तरह की सब्जियां और फल अपने घर पर ही पैदा कर ले। तो ऐसे में आज आपको मैं दो ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ जो आपके मिलावटी और जहरीले फल और सब्जियों से ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और वो दो चीज़ें आपके मिलावटी फलों और सब्जियों से होने वाले आपके शरीर के नुकसान को रोकने का कार्य भी कर देगी। ये दो चीज़ें आपके रक्त का शोधन भी करेगी और ये इस विषाक्त को आपके शरीर से बाहर निकालने का काम करती है।
आपकी स्किन को बेहतर करती है, आपको ऊर्जावान बनाए रखती है और बहुत सारी समस्याओं से, परेशानियों से और बीमारियों से आपको बचाए रखती है। आगे वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि वो 2 चीज़ आपको अपने डाइट में शामिल करनी है, अपने रूटीन में लानी है। वो है नीम और हल्दी की गोलियाँ। और ये गोलियाँ आपको खुद ही अपने घर पर अपने आप बनानी है और इनको इस्तेमाल करना है, तभी आपको इससे शुद्ध और पूर्ण परिणाम मिलेंगे। सुबह खाली पेट दिन की प्रथम वस्तु के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है और ये आपके शरीर के प्रत्येक अंग को प्रभावित करती है। ये आपके शरीर की एक एक कोशिकाओं को प्रभावित करती है। अनेक लाभ इससे आपको मिलते हैं, लेकिन इनके लाभ प्राप्त करने के लिए आपको ये समझना होगा कि इसका निर्माण कैसे करना है, कितना मात्रा में इसका प्रयोग करना है, कितनी अवधि तक प्रयोग करना है। पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आपको इसके सही से फ़ायदे मिल पाएंगे। आज मैं आपको इस विषय के बारे में पूरे विस्तार में समझाने वाला हूँ, इसीलिए मेरी बातों को पूरे ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम बात करेंगे त्वचा के लिए। त्वचा से संबंधित आपको कोई भी समस्या हो, उस समस्या में ये विशेष गुणकारी रहने वाली है। हम आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बताते हैं। बचपन में हमें फोड़े फुंसी बड़े होते थे और हमारे घर के आंगन में एक नीम का वृक्ष था, तो हमें जब भी फोड़े फुंसी हुआ करते थे तो हम नीम का बकल छाल कर लेकर उसको घिस कर उसके पेस्ट बनाते थे और इनको घाव पर लगाते थे। उससे बहुत ही अच्छे लाभ हमें मिलते थे और कोई भी बैक्टीरिया की ग्रोथ वहाँ पर नहीं होती थी। इन्फ्लेमेशन कम होना शुरू हो जाती थी, दर्द कम होना शुरू हो जाता था। साथ ही साथ हम 4-5 पत्तियाँ नीम की चबा लिया करते थे, उससे भी बहुत ही अच्छे लाभ हमें मिलते थे। इसी प्रकार से आप समझे कि जो ये गोलियों का प्रयोग हम यहाँ पर कर रहे हैं, इससे त्वचा से संबंधित अनेकों विकारों में आपको लाभ मिलता है और त्वचा अच्छी होनी शुरू हो जाती है। तो एक तरीके से आप समझे कि ये एंटी एजिंग का काम करती है। आपके लिए बहुत ही अच्छे लाभ त्वचा पर आपको मिलने वाले हैं। दूसरे स्थान पर आप इसका लाभ ये समझिए कि ये रक्त शोधक होती है। खून में जब इम्प्योरिटीज बहुत अधिक बढ़ना शुरू हो जाती है तो ये रक्त आपके शरीर के जिस भी अंग तक जाता है, उस अंग को वो गलत तरीके से प्रभावित करना शुरू कर देता है। अब डिटॉक्स के लिए बहुत सारे तरीकों के माध्यम से हम अपनी आंतों और पेटों को तो साफ कर लेते हैं, लेकिन इस खून को साफ करने के लिए क्या हम करें? इसके लिए ये गोलियां विशेष उपयोगी है। ये रक्त शोधक होती है, खून को साफ करने वाली होती है, इससे ये लाभ विशेष प्राप्त होता है। तीसरे स्थान पर आप इसका लाभ ये समझे कि ये पित्त रेचक होती है, यानी कि आपके शरीर से पित्त को बाहर निकालने वाली होती है। ये समझे कि जब आपके शरीर में पित्त बढ़ना शुरू हो जाता है तो आप वृद्ध होना शुरू होते हैं। आप अनुभव भी करेंगे कि जिन भी लोगों को बहुत ज़्यादा एसिड बनता है, उनकी शारीरिक क्षमता खत्म होनी शुरू हो जाती है, शरीर में बल समाप्त होना शुरू हो जाता है, आंखें कमज़ोर होने लगती है, बाल खराब होने लगते हैं और त्वचा खराब होने लगती है। इस तरीके के प्रभाव होते हैं। गहरा प्रभाव पाचन पर भी इसका पड़ता है। इसीलिए प्राकृतिक चिकित्सा में कहा गया है कि अगर आपको स्वस्थ होना है तो उसका एक ही तरीका है, पित्त के प्रभाव को कम करो और जो सारी प्रभाव है, अल्कलाइन प्रभाव है शरीर में, उसको बढ़ाओ। इसीलिए फल व सब्जियों का प्रयोग करने के लिए आपको अधिक कहा जाता है और पके हुए भोजन को कम करने और डिब्बा बंद चीज़ों का इस्तेमाल करने से
आपको रोका जाता है। जंक फूड को कम करने के लिए आपको कहा जाता है, जिससे कि एसिड का प्रभाव शरीर में कम हो। तो ये जो गोलियों का आप प्रयोग करेंगे, ये पित्त रेचक होती है। इससे शरीर में पित्त कम होता है, जिससे कि आपके पूरे शरीर पर इसका बहुत ही गहरा और बहुत ही सुंदर प्रभाव देखने को मिलता है। चौथे स्थान पर आप इसका लाभ ये समझे कि ये पाचन के लिए बहुत ही अधिक उपयोगी है। कहा गया है कि ये दमन का कार्य करती है और अरुचि को समाप्त करती है। दीपन यानी कि जठरा अग्नि को बढ़ाती है। आपकी जितनी जठरा अग्नि बढ़ेगी, उतना ही पाचन अच्छा होगा, उतना ही अधिक न्यूट्रिएंट्स आपका शरीर भोजन से अवशोषित करेगा, उतना ही अधिक बल बढ़ेगा और शरीर भी मजबूत होता चला जाएगा। तो ये पाचन को इम्प्रूव करता है, बेहतर बनाता है। पाचन और अरुचि यानी कि भोजन करने की इच्छा नहीं होती, उस स्थिति में भी ये बहुत ही अच्छा फायदा देने वाला होता है। उसके आगे वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, हल्दी और नीम की गोलियाँ, इनका एक बड़ा ही सुंदर और बेहतर गुण ये भी होता है कि ये जो पैरासाइट होते हैं उनको भी समाप्त करती है, गुड बैक्टीरिया को बढ़ाती है और पाचन भी अच्छा होता है और शरीर का सिस्टम भी बेहतर बनता है। ब्लड शुगर लेवल को ये कंट्रोल करती है, नीचे की तरफ लेकर आती है। और जिन लोगों को मधुमेह की समस्या है, डायबिटीज की समस्या है, उनके लिए तो ये परम उपयोगी है। इसका बहु कार्यों में भी प्रयोग किया जाता है। जो कि डायबिटीज की समस्या से ग्रसित होते हैं, वो लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसी समस्या है तो इस स्थिति में ये आपके लिए काम करेगा। इसके आगे वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, ये थे गोलियों के लाभ। अब आगे हम जानते हैं और समझते हैं कि इसको कैसे और कब कितनी मात्रा में प्रयोग करना है और इन गोलियों को कैसे बनाना है। सबसे पहले आप ये समझे कि इन गोलियों को कैसे बनाया जाता है। तो अगर आपके पास नीम का वृक्ष है, आपके घर पर है, घर के आसपास कहीं भी है, जहाँ से भी आप 2-3 दिन में नीम की पत्तियाँ ला सकते हैं, तो ऐसे स्थिति में आपको नीम की नई पत्तियाँ लेनी है। ऐसे पत्तियाँ जो अभी अभी उगी है और पूरी तरह बड़ी नहीं हुई है, उनको आप खरल में डाल लीजिए और पीस लीजिए। इसका एक पेस्ट बन जाएगा। उसको आप थोड़ा सा निचोड़ सकते हैं। उसमें अगर आपको पानी अधिक लगता है तो निचोड़ करके उसकी गोलियां बना ले। उसकी गोलियां बन जाएगी। इन गोलियों को आप अधिकतम 5 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो निचोड़ करके उसकी छोटी छोटी सी टैबलेट जैसी गोलियां बना लेनी है। उसकी एकदम छोटी गोलियां बन जाएगी। इन गोलियों को आप अधिकतम 5 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको हल्दी लेनी है और हल्दी में 2 चम्मच पानी डाल लेना है और इसको भी आपको उसी तरीके से पेस्ट बनाकर उसकी भी छोटी छोटी सी गोलियां बना लेनी है। हल्दी के पेस्ट को बनाते समय उसका ध्यान रखें, उस पेस्ट को थोड़ा टाइट रखें ताकि उसकी गोली बन जाए। इसको भी आप 5 दिन के अंदर आप बना सकते हैं, यानी कि बनाया गया 5 दिन के अंदर अंदर प्रयोग किया, फिर से 5 दिन के बाद बना लिया। ये पहली बात हुई। दूसरी बात ये है कि जिनके आसपास नीम का वृक्ष नहीं है, दूर से जाकर उनको नीम की पत्तियां लानी पड़ती है, तो उनको क्या करना है, ऐसे स्थिति में उनको नीम की पत्तियां एक ही बार में ढेर सारी लेकर आनी है। उनको धूप में रख देना है। 2 दिन में वो सूख जाएगी। सुखा करके उनको कूट लेना है या पीस लेना है। आपको नीम की पत्तियों की ये पाउडर मिल जाएगा। इसके बाद आपको इसमें थोड़ा सा पानी मिला लेना है और इसकी गोलियां बना लेनी है। और इस तरीके से जिस तरह पानी मिलाकर हल्दी की गोलियां बना लेते हैं, उसी तरह आपको
सूखी नीम की पाउडर की भी पानी मिलाकर गोलियां बनानी है। उसके बाद आपको इस दोनों को धूप में रख देना है और 2-3 दिन के बाद ये सूख जाएगा। ये सूख जाए, अब इनको आप 15 से 20 दिन तक का प्रयोग कर सकते हैं। 20 दिन के अंदर आप फिर से बना सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो हमने आपको 2 तरीके बताए हैं। पहला ये कि नीम पास में है तो 5 दिन वाला प्रयोग करें, और अगर आपके पास नीम नहीं है तो 20 दिन तक लगभग आप इसको ऐसे चला सकते हैं। ऐसे आप गोलियां बना ले। इसके आगे वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, अब आप सब तो ये जान चुके हैं सही मात्रा क्या है, वो आपको लेनी है। सही मात्रा के लिए आपको लगभग 10 दिन तक इतनी बड़ी गोलियां बना लेनी है जितनी कि 2 mm की टैबलेट होती है। बहुत छोटा होना चाहिए। जो भी बनाए जाते हैं उसको एक छोटा सा टैबलेट की तरह बनाएं ताकि वो गले के अंदर आपके आसानी से चले जाए। और इसको 10 दिन तक प्रयोग करना है, यानी कि 10 दिन नीम की गोलियां, 10 दिन हल्दी की गोलियां। बड़े आकार की नहीं बनाए, छोटे आकार की। और आप 10 दिन तक निरंतर प्रयोग करें। ये छोटे आकार की एक गोली नीम की और एक गोली हल्दी की आपको प्रतिदिन सुबह खाली पेट हल्के से गर्म पानी के साथ लेनी है। और इसके बाद आपको लगभग 1 घंटे से आधा घंटे तक कुछ भी नहीं खाना पीना है। तो इस तरीके से आपको इनका प्रयोग करना है। कई व्यक्तियों के मन में प्रश्न होता है कि इससे स्पर्म सेल डैमेज तो नहीं होते हैं। अधिक मात्रा में नीम का प्रयोग अगर आप करेंगे तो संभावना है, लेकिन जो हमने आपको मात्रा बताई है वह 100% सुरक्षित है। इसके बाद में आप कोई भी संचय ना रखें। इस तरीके से बिल्कुल आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। सुबह के समय ही इसका प्रयोग आपको करना है। अगर आप कुछ भी खा लेते हैं तो इसके बाद अगर आप सोचें कि इसका प्रयोग करें तो आपको नहीं करना है। ऐसी स्थिति में ये आपको लाभ नहीं करेंगी बल्कि नुकसान भी कर सकती है। ये गोलियां जो है वो सेलुलर लेवल पर भी काम करती है। कोशिकाओं को ये शुद्ध करती है, बेहतर करती है, रिपेयर करती है। लेकिन वो तब ही जब आप इसको खाली पेट इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से आपको ये बनाना है और ऐसे ऐसे आपको प्रयोग करना है। एक गुरु समुंदर के किनारे आश्रम बनाकर रहा करते थे और रोज आकाश में उड़ने वाले बाजों को देखा करते थे। एक शाम वो समुंदर किनारे खड़े होकर उड़ते हुए बाजों को देख रहे थे। तभी उनके आश्रम के कुछ शिष्य उनके पास आकर खड़े हो जाते हैं और वो सभी उड़ते हुए बाज को देखने लगे। तभी उनमें से एक शिष्य ने गुरुजी से कहा कि गुरुवर, आप रोज शाम को इन बाजों को उड़ते हुए क्यों देखते हैं? शिष्य की बात सुनकर गुरुजी कहते हैं कि जिंदगी में अगर कुछ बनना हो तो बाज बनना, कभी तोता मत बनना, क्योंकि तोता तो बोलता बहुत है लेकिन कभी ऊंची उड़ता नहीं। लेकिन एक बाज हमेशा शांत रहता है और उतना ही ऊंचा उड़ता है और उसमें आकाश छू लेने का सामर्थ्य भी है। फिर गुरुजी ने कहा कि आज मैं तुमको बाज के जीवन से 8 ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो हर इंसान को ज़रूर सीखनी चाहिए। जीवन की बहुत बड़ी सीख छिपी है इन बातों में। तो पहली सीख है एकाग्रता। जब भी बाज को शिकार करना होता है तो एक बार अपना शिकार सुनिश्चित कर लेता है और दूसरे शिकार की तरफ ध्यान नहीं देता। शिकार छोटा हो या बड़ा, उसने एक बार अगर चुन लिया उसके बाद वो उसकी हर हरकत, हर गतिविधि पर पैनी नज़र रखता है। अगर मछली का शिकार करना होता है तो वो समुंदर की तरफ हर मछली को अपना शिकार नहीं बनाता बल्कि किसी एक मछली पर ही निशाना लगाकर उसकी हर गतिविधि को ध्यान देता है। हर एक उसकी चीज़ पर ध्यान देता है जो शिकार करने की, उसकी हर एक चीज़ को
आसान कर दे उस पर निरीक्षण करता है। तो इससे हमको सीखना चाहिए कि किस तरह अलग अलग लक्ष्यों पर ध्यान देने की जगह हमें एक ही लक्ष्य पर पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान देना चाहिए और जितना हो सके उस लक्ष्य के बारे में सीखे और पढ़े और इस चीज़ का भी अवलोकन करें कि इस लक्ष्य को पाने में क्या क्या चुनौतियाँ आपको आने वाली है और हमें कैसे इन चुनौतियों को आसान बनाना है। ये सब बातें हमें जान लेनी चाहिए। दूसरी सीख, बाज हमेशा सबसे ऊपर और अकेला उड़ता है। बाज कभी भी किसी चिड़िया, कौवा या छोटे पक्षी के साथ नहीं उड़ता है। वो हमेशा या तो बाज या फिर अकेले उड़ता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा छोटी सोच वाले लोगों से या तो बड़ी सोच वाले लोगों के साथ रहो या तो अकेले रहो, क्योंकि हम जैसी सोच के लोगों के साथ रहते हैं अंततः हम भी वैसे ही बन जाते हैं। इसीलिए अच्छे लोगों के साथ चुनो, नहीं तो फिर अकेले रहो, क्योंकि यही वो समय होता है जब हम खुद को अच्छे से जान पाते हैं। तीसरी सीख, अपनी सीमाओं के ऊपर उड़ो। जब जब आंधी, बारिश, तूफान आती है, हर एक पक्षी अपने घोंसलों की तरफ भागता है, खुद को छुपाने की जगह ढूंढता है। लेकिन बाज हमेशा कभी भी ऐसा नहीं करता। वो खुद की सीमाओं को तोड़कर बादलों से भी ऊपर उड़ने का प्रयास करता है। हवाएं उसे थपेड़े मारती है, पंख उसके भारी हो जाते हैं, पानी और धूल की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी वो आसमान की तरफ उड़ता रहता है और अंत में बादलों को चीरकर बादलों से भी ऊपर निकल जाता है और वहाँ तब तक उड़ता रहता है जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता। बाज को उन तूफान और बादल कुछ भी नहीं कर पाता है, क्योंकि वो तूफान और बारिशों से भी ऊपर हो जाता है। बाज अपनी सीमाओं को इसलिए तोड़ पाता है क्योंकि वो समस्याओं के आगे घबराता नहीं, उससे डरकर भागता नहीं है, बल्कि एक सकारात्मक नज़रिए के साथ उसका सामना करता है। इससे हमें ये सीखने को मिलती है कि जीवन में जब भी समस्या आए उससे कभी मत भागो, उससे बचने का प्रयास मत करो, बल्कि उसका डटकर सामना करो तब तक जब तक वो समस्या खत्म ना हो जाए। और ऐसा तभी संभव है जब व्यक्ति सकारात्मक सोच रखे, सकारात्मक नज़रिए के साथ समस्याओं को देखे। चौथी सीख, अपने आराम से बाहर निकलो। बाज कभी भी अपने घोंसलों में कोमल घासों को, तिनके को नहीं रखता। जो कोमल तिनके होते हैं वो उन्हें भी निकाल देता है, और वो ऐसा इसलिए करता है ताकि उसके अंदर अपने घोंसलों से बाहर निकलकर शिकार करने का जुनून बढ़ा रहे। वो आलसी ना बने। वो हमेशा अपने बच्चों को भी यही सिखाता है ताकि वो ज़्यादा डरपोक ना बने और जल्दी से जल्दी उड़ना सीख ले। वही दूसरा तरफ हम हैं जो अपना लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं लेकिन मेहनत करना नहीं चाहते हैं। हम हर दिन बहुत मेहनत करते हैं। हम हर दिन वो काम करते हैं जिससे हम अपने जीवन को आरामदायक बना सके। हम आराम को बहुत अहमियत देते हैं। इसलिए बाज के जीवन की घटना से हमें सीखना चाहिए कि हमें अपने आराम को त्यागना चाहिए, क्योंकि जहाँ आराम है वहाँ पर विकास नहीं है, क्योंकि यही चीज़ हमको मजबूत और आगे बढ़ाती है। पांचवी सीख, बाज कभी भी अपने शिकार का आकार या उसकी ताकत को देखकर डरता नहीं है और ना ही उसके सामने हार मानता है। वो अपने आखिरी सांस तक उसे टक्कर देता है और उससे अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है। इससे ये सीख मिलती है कि समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उससे डरो नहीं बल्कि उसका सामना करो। दुनिया के सबसे सफल लोग सबसे निडर व्यक्ति होते हैं
वो कभी भी किसी से डरते नहीं हैं, बल्कि डटकर उसका सामना करते हैं। छठी सीख, बाज कभी भी मरे हुए शिकार को नहीं खाता, बल्कि नया शिकार करता है। इससे हमें ये सीखने को मिलती है कि हमें कभी भी अपने बीते हुए कल में नहीं जीना चाहिए, ना ही अपनी पुरानी सफलताओं का या फिर असफलताओं को मन में लेकर घूमना चाहिए। हमारा जो अतीत है वो मर चुका है और लौटकर नहीं वापस आने वाला है। इसलिए अपने मरे हुए सड़े हुए अतीत पर ध्यान मत दो, बल्कि अपने आज पर ध्यान दो और अपने आज में जियो। अपने अतीत को वर्तमान पर कभी हावी होने मत दो, वरना तुम कभी खुश नहीं रहोगे। अतीत चाहे कैसा भी हो, अपने आज में जीना सीखो। सातवीं सीख, अकेले चलना सीखो। बाज कभी भी भीड़ में नहीं जाता, वो हमेशा अकेले शिकार करता है। शायद उसे पता है कि भीड़ हौसला तो देती है, मगर हमारा साहस छीन लेती है। और जो अकेले अपने लक्ष्य पर निकल लेता है, इससे बड़ा शायद ही किसी का हौसला होता है। बाज ना तो कभी दूसरे बाज की सहायता लेता है, ना किसी की करता है। आपने जंगल के राजा शेर को भी झुंड बनाकर शिकार करते देखा होगा, लेकिन बाज को कभी नहीं, वो हमेशा अकेले ही उड़ता है। यही कारण कि वो अकेले जल थल और वायु सब जगह अकेले शिकार कर लेता है। तो इससे ये सीखने को मिलता है कि कभी भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अकेले चलने से ना डरो। अगर भगवान बुद्ध अकेले चलने से डर गए होते तो आज दुनिया को ध्यान और शांति का पाठ कौन सिखाता। आठवीं और महत्वपूर्ण सीख, डर से मत भागो। बाज की उम्र लगभग 70 साल की होती है, लेकिन 40 साल में ही उसका शरीर बूढ़ा हो जाता है। नाखून उसके पैरों में घसने लगते हैं और पंख उसके शरीर से चिपक जाते हैं। चोंच उसकी मुड़ जाती है, शरीर उसका भारी हो जाता है। ऐसी स्थिति में शिकार करना तो क्या, वो उड़ने की हालत में भी नहीं होता है। ऐसे में उसके पास दो ही विकल्प होते हैं। पहला, या तो वो अपनी इस स्थिति को स्वीकार कर ले और वैसे ही रहे और किसी जानवर का शिकार बन जाए। दूसरा विकल्प ये है कि वो 6 महीने की दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे, खुद को पहले जैसा मजबूत बना ले। लेकिन बाज तो बाज है, वो दूसरा विकल्प चुनता है। इसीलिए वो खुद को एक ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है। वहाँ वो खुद की चोंच से अपने सारे पंखों को खींचकर उखाड़ देता है। फिर उस चोंच को पत्थर पर मार मार के अपने चोंच को तोड़ लेता है। पंजों को भी पहाड़ में टकरा टकरा कर तोड़ लेता है और उसके बाद उसी चट्टान पर अपनी चोंच को पटक पटक कर तोड़ लेता है। और इस लहूलुहान अवस्था में खुद को दूसरे जानवरों से छिपाता फिरता है और अगले 6 महीने तक वो इसी दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरता है और इंतज़ार करता है नई चोंच आने के, नई पंख आने के, नए पंजों को आने का। तब फिर जाकर वो अपनी नई जिंदगी शुरू करके निकल पड़ता है अपने शिकार पर और अगले 30 सालों तक फिर से राज करता है। इससे हम ये सीखते हैं कि हमें अपनी कुछ पुरानी आदतों को समय आने पर छोड़ना पड़ता है। कुछ नया पाने के लिए फिर से आगे बढ़ना चाहिए, फिर चाहे उस आदतों को छोड़ना कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, उसकी प्रक्रिया कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो। चीज़ें जो हमारे लिए बोझ है, जो हमें पीछे खींचती है, जिनका हमारे जीवन में कोई काम नहीं है, उसे छोड़ देना ही बेहतर है। फिर गुरुजी ने कहा कि ये थी वो 8 बातें जो आपको बाज से सीखनी चाहिए। शिष्य ने कहा कि गुरुवर, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि बाज जैसी पक्षी से इतना कुछ सीखा जा सकता है। इसके बाद सभी शिष्यों ने गुरुजी को धन्यवाद कहा और अपने अपने आश्रम लौट जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। साथ ही साथ हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।